प्रदेश के कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने धारा 144 लगा दी है। अब किसी भी आयोजन के लिए कमिश्नरेट से बाकायदा परमिशन लेना होगा और उसके बाद ही आयोजन किए जा सकेंगे और बिना परमिशन अगर ये आयोजन किए जाते हैं तो धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल कोरोना के पिछले दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। उनकी रोकथाम करने के लिए सरकार पूरी तरीके से बैठकें कर रही है। तमाम बैठकों में निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोरोना को किस तरह से रोका जाए और उस पर लगाम लगाई जाए। सामने ये मामला आया कि लगातार जो सार्वजनिक आयोजन हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं कोरोना का प्रसार हो रहा है। जो संख्या लगातार बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसे देखते हुए गंभीरता से योगी सरकार ने निर्देश दिए कि धारा 144 लागू की जाए। सीधे तौर पर स्थानीय थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि गश्त की प्रक्रिया बढ़ा दी जाए। कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं इसमें सामूहिक आयोजन न किया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लखनऊ वाले कार्यालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस कार्यालय में रहने वाले लोगों ने अपनी मांगों को लेकर गेट पर ताला लगा दिया और वहां पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज सुबह सुबह वहां पर रहने वाले कर्मचारियों ने, जो लगभग 50 साल से ज्यादा से इस कार्यालय में रह रहे हैं, इस कार्यालय के लिए तमाम तरह के काम करते हैं, उनको वेतन न मिलने के कारण और उनको वहां से भगाए जाने के कारण उनकी बत्ती काट दी गई और वहीं साथ साथ उनके पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए, जिसको लेकर वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के पुरुष हैं, वो सभी मुख्य गेट पर इकट्ठा हो गए और इस दौरान उन्होंने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और न ही किसी को अंदर आने दे रहे थे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी वहां पर मौजूद भी रहे और उन्होंने उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी तरह का निष्कर्ष सामने नहीं निकल कर आया। जिस तरह का आज वाकया हुआ है, अब देखना होगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लोगों के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है और सड़कों पर उतरती है, लेकिन आज जिस तरह से वहीं पर रहने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह का रुख इख्तियार करती है और किस तरह का इनको न्याय मिलता है। जहां एक और पंजाब हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं आपको बता दें, लखनऊ के केजेएमयू के एमबीबीएस इंटर्न्स डॉक्टर ने समान कार्य और समान वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इन इंटर्न्स डॉक्टर का आरोप है कि शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भत्ता मसले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोरोना काल में घंटों की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स अब भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल मामला लखनऊ के केजेएमयू का है, जहां एमबीबीएस इंटर्न्स डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कोरोना काल में जहां एक और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना लोगों की समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि इंटर्न्स डॉक्टर का आरोप है कि एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों को 10 सालों से भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं बता दें, डॉक्टर्स का आरोप है कि 8 से 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद इन्हें 250 रुपए प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिसको लेकर इंटर्न्स डॉक्टर्स को कहना है कि जहां एक तरफ सरकार हमें कोरोना वॉरियर्स बोलती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ अन्याय कर रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ उत्तराखंड में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। राजधानी देहरादून में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की ओर से बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए रेन बसेरों को खोल दिया गया है। कोरोना काल में मेयर देहरादून ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि रैन बसेरों में बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यहां आसरा लेने वालों की सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, फिर 6-6 फुट की दूरी पर उनके लिए बिस्तर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बता दें कि हर साल रैन बसेरे 10 दिसंबर से खोले जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा मौसम ने नवम्बर में ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। ठंड की दस्तक के साथ ही नगर निगम देहरादून प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का दावा किया है। साथ ही रैन बसेरों को भी समय से पहले खोल दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ठंड की ठिठुरन से जो लोग परेशान होते हैं उनको एक बेहतर आसरा मिल सकेगा।
भाजपा के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, ऐसे में कोई भी विधायक कांग्रेस का हाथ नहीं थामना चाहेगा। भाजपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, ऐसे में कोई भी नेता कांग्रेस में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भाजपा विधायकों के शामिल होने मात्र महज एक अफवाह है जो कांग्रेस के नेता खुद ही फैला रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कांग्रेस खुद ही अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, ऐसे में भाजपा के नेताओं को नहीं संभाल पाएगी, ऐसे में कोई भी भाजपा का नेता कांग्रेस में शामिल होना नहीं चाहेगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैदान में ठंडक बढ़ रही है, सर्दी का सितम तेज होने जा रहा है। बर्फबारी की चादर के ढकने की वजह से पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो गया है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ गई है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश का दौर भी चल रहा है। गुरुवार को उत्तराखंड में अधिकतर इलाकों में मौसम खराब रहा, कहीं बादल छाए रहे तो कहीं बारिश और बर्फबारी हुई। गुरुवार को तड़के केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम से लगते करीब दर्जन भर गाँव में रात से बर्फबारी जारी है। राजधानी देहरादून, नई टिहरी, चमोली, श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा छाया हुआ है। कभी कभी रिमझिम फुहारें पड़ रही है तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिलों में आज भी बर्फबारी का अनुमान है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी होगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में भी निवार चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानों में बारिश होगी। कहीं न कहीं ये निवार का ही असर है। आने वाले समय में मौसम का ऐसे ही रुख बना रहेगा। तापमान काफी गिर जाएगा, कई जगहों पर तापमान न्यूनतम से भी नीचे जा सकता है, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी दिक्कत कर सकती हैं। कौशाम्बी में फर्जी डिग्री पर शिक्षक बने जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 दिन में बीएसए ने 18 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ भू राजस्व के भांति वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों ने जब से नौकरी शुरू की और निलंबित होने की तिथि तक करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए वेतन के रूप में लिया है। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले के विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 44 जालसाजों ने फर्जी बीटीसी व टीईटी की मार्कशीट के सहारे नौकरी हासिल की थी। दस्तावेजों की जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया, लेकिन तब तक बहुत से शिक्षकों ने लगभग 10 साल तक नौकरी कर ली थी। अब इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त हो गया है। 18 शिक्षकों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में बीएसए ने बताया कि इनको पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था, अब इन्हें वसूली का नोटिस भेजी गई है। फर्जी शिक्षकों से ब्याज सहित वसूली के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। जनपद में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 12 घंटे में हुई 3 हत्याओं से पूरे जनपद में दहशत फैल गई है। मां और बेटे की ईंटों से कूच कर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीपुरम का है, जहां 45 साल की महिला और 8 साल के बेटे की ईंटों से कूच कर हत्या करने का मामला जैसे ही स्थानीय लोगों के संज्ञान में आया तो लोगों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। एक किराए के मकान में मां बेटे की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार रात में मां बेटा खाना खाकर सो गए थे। अब सवाल ये है कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से मां बेटे की हत्या की। पुलिस पति गंधर्व यादव को बेटे और पत्नी की हत्या का मुख्य आरोपी मान रही है, जो सुबह 5:30 बजे से ही घर से निकलकर फरार हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच में पूरी तरीके से जुट गई है। बदायूं के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति इश्ताक अपनी पत्नी उजमा पर किसी और से संबंध होने का शक करता था, जिस पर आए दिन पत्नी को मारता पीटता रहता था। रात में उसने पत्नी को चाय में कोई नशीला पदार्थ दे दिया। उसके बाद जब वह सो गई तो उसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और पेट्रोल डालने के बाद आग लगा दी। महिला तड़पती रही। आग लगने के बाद महिला के बच्चे भी जाग गए और आस पड़ोस के लोग भी जाग गए और वहां पर पहुंच गए। आनंद फानन में पति इश्ताक उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां से फरार हो गया। जब पुलिस को इस बात की
सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और अपनी जांच शुरू कर दी। महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिला उज्मा के माता पिता का देहांत हो चुका है। उज्मा अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रही है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे हवालात में डाल दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने में लगी है आखिर ये इतनी बड़ी घटना पति ने कैसे अंजाम दे दी। पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है। दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद के सभी बॉर्डरों को पूरी तरह से सील किया गया और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। गाजियाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन के किसान एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली चलो आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको गाजियाबाद के मोहन नगर के पास उन्हें रोक लिया गया और उनसे बातचीत करके ज्ञापन लेकर उन्हें वापसी कर दिया गया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद के सभी बॉर्डरों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, जिससे कि जो यूपी के किसान हैं वो दिल्ली में ना जा सके। केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में आज कई बैंक पूर्वांचल में बंद दिखे। बैंकों के बाहर जहां ताले लगे थे तो वहीं बैंक कर्मचारी धरने में बैठकर अपनी कुछ छुट्टियों मांगों को लेकर सरकार को घेरने में लगे हैं। आज वाराणसी के नदेसर स्थित इंडियन बैंक मंडली कार्यालय पर सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मियों ने धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी, जन विरोधी आर्थिक नीति और श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ ये धरना किया गया। यूपी बैंक एम्प्लाई वाराणसी यूनिट के प्रेसिडेंट आरबी चौबे ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय श्रमिक संगठन सम्मेलन में भारत सरकार की जन विरोधी नीति और किसानों के संबंध में लिए गए निर्णय पर चर्चा की गई और आज के दिन 26 नवंबर को सार्वभौमिक हड़ताल का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बैठक में सरकार के द्वारा लागू किए गए नियमों के विरोध में हड़ताल का निर्णय लिया गया और इसी क्रम में बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी यूनियन की ओर से बैंकिंग उद्योग में हड़ताल में सहभागिता दी गई। ऐसे में बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती तो आगे एक बड़ा आंदोलन बैंक कर्मी और उनके साथ जुड़े हुए कई संगठन करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में है। गोरखपुर पहुंचते ही गुरु गोरक्षनाथ के जहां उन्होंने दर्शन किए, वहीं गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के मूर्ति पर माल्यार्पण करके मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे शाहजहां से कालेसर होते हुए चिवटहा जो कौड़िया सीधे सोनौली जाती है रास्ता, उसका बाईपास जो 4 लेन बन चुका है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि गोरक्षनाथ मंदिर में 14 जनवरी को लगने वाले खिचड़ी के मेले के बारे में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 10:55 पर बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद 27 तारीख को 2 बजे वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान गोरखपुर का जिला प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आने जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस की पैनी नजर है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने बस में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में भोपा रोड का मामला। बदमाशों ने चलती बस में बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राधेश्याम निवासी मोरनाक के रूप में हुई। मृतक शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अभी आरोपी फरार है। उत्तर प्रदेश के बागपत की नगर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी दबंगों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें एक दरोगा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, बागपत की नगर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव में ज़मीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में बवाल हो गया। गांव में हो रहे बवाल का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया,
वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला करते दिख रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर कोतवाली में तैनात दरोगा सुभाष सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए कि तभी कुछ दबंग आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया और माहौल को शांत करा रहे दरोगा की ईंट लगने से गंभीर चोट आ गई, जिसको तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने एक्शन लेते हुए घटना में लिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। तो वहीं बागपत पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को जेल भेज दिया है और बाकी के लोगों की तलाश की जा रही है। गाँव में माहौल ना खराब हो, इसके चलते भारी पुलिस बल भी गाँव में तैनात किया गया है। परी अखाड़े की प्रमुख संत साध्वी त्रिकाल भवंता और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। साध्वी त्रिकाल भवंता ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर एक बार फिर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाया है कि वो अपने इशारे पर ही सरकार को चला रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के बयान पर महिला साध्वी के साथ शुरू हुआ जुबानी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। परी अखाड़ा की अध्यक्ष साध्वी त्रिकाल भवंता ने आज हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और महंत नरेंद्र गिरी पर जमकर हमला बोला। साध्वी त्रिकाल भवंता ने नरेंद्र गिरी के साथ सरकार को भी खरी खोटी सुना डाली। त्रिकाल भवंता ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी उन्हें फर्जी करार देने वाले आखिर की होते कौन हैं? आने वाले कुंभ मेले में अन्य अखाड़ों की तरह महिला साध्वियों के परी अखाड़े को भी सभी सरकारी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या उत्तराखंड सरकार महंत नरेंद्र गिरी के इशारे पर काम कर रही है? आपको बता दें कि 3 दिन पहले साध्वी त्रिकाल भवंता ने हरिद्वार के कुंभ मेला प्रशासन से मिलकर मेले में सुविधाएं देने की मांग की थी, जिसके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बयान देते हुए त्रिकाल भवंता को फर्जी संत करार दिया था। दरअसल हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार द्वारा तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं संतों को दी जा रही हैं। यही कारण है कि आए दिन बड़ी संख्या में साधु संत यहां पहुंचकर बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मेला प्रशासन की जिम्मेदारी केवल उन्हीं संतों को जमीन और सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिन्हें पूर्व के कुंभ में ये व्यवस्थाएं दी गई हों।